नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों आज हम फिर से आज हैं जीएस की तीसरी वीडियो के साथ और उम्मीद करूंगा रोज की तरह ये प्रश्न आपको भी अच्छे लगेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं प्रश्न की तरफ। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगेंगे तो क्या करना है, आपने एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी अगर मन करे तो आप करना, और ना भी करे तो भी नहीं करना, चलो छोड़ो। लेकिन प्रश्न जरूर देखना, आपको पता चलेगा कि प्रश्नों का लेवल कैसा है, प्रश्नों की डिटेल्स कैसी है। मेरे कहने पर या मेरे ना कहने पर खुद से कहो एक बार, और एक बार इस वीडियो को देखो, एक बार पूरा देखो, इसकी डिटेल्स को जानो, और फिर दोस्तों डिसाइड करना आपको क्या करना है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है दोस्तों, ये पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। किसके संबंध में? पंजाब के संबंध में। 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई। देखो सबसे पहले घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। देखो 1849 में ना गवर्नर कौन है? डलहौजी। सबसे पहले तो इसको जान लो, डलहौजी, हड़प नीति वाला, ठीक है। तार प्रणाली, पीडब्ल्यूडी विभाग, बिजली सब इसके समय में आई है। पोस्ट ऑफिस, डलहौजी। लेकिन यहाँ पे बोला 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए हैं। दलीप सिंह कौन है? रणजीत सिंह के पांचवें बेटे या फिर अंतिम पुत्र हैं इनके, रणजीत सिंह के। दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए हैं। दूसरा प्रश्न, तीसरा ऑप्शन आ रहा है, दलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला ऑप्शन सी, क्योंकि ये गलत है। 2.5 लाख नहीं, 5 लाख। अब एक चीज और समझना, चलो यहाँ पे 5 लाख लिख देता हूं मैं। एक चीज यहाँ पे समझना दोस्तों, जब आंग्ल आंग्ल और जो सिख युद्ध होता है, सिख युद्ध, वो होता है 45 में पहला, और दूसरा होता है 48 में। कब होता है दूसरा? 48 में। और जब 45 में हारते हैं तो 1.5 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देते हैं। किसको देते हैं? अंग्रेजों को देते हैं दोस्तों। यहाँ पे इस चीज़ को जरा सा याद रखना। 48 में जब ये हारते तो अपना पूरा देश, ये क्षेत्र किनको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। और जो इनके पास, जो दलीप सिंह के पास जो हीरा था ना, हीरा कोहिनूर हीरा, वो भी महारानी विक्टोरिया को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मतलब दलीप सिंह को कितनी वार्षिक पेंशन दी गई थी? 5 लाख दी गई थी, ना कि 2.5 लाख। सारी फैक्ट इसमें सही है। बाकी अगला प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। दूसरा प्रश्न को जरा ढंग से देख लेते हैं। एक मिनट में आया, एक मिनट, मुझे कोई आवाज़ दे रहा है। तो दोस्तों चालू करते हैं, मुझे किसी ने आवाज़ दे दी थी। साथ में याद रखना दोस्तों, 45 में पहला युद्ध, 48 में दूसरा युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध पहला 45, दूसरा 48। ठीक है, इस चीज़ को ज़रा सा याद रखना। और दलीप सिंह को 5 लाख वार्षिक पेंशन मिली थी, इस चीज़ को भी आप याद रखना, दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में। आंग्ल और सिख वाला जो युद्ध हुआ था। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, ये दूसरे प्रश्न में देखो, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया। तो दोस्तों आप सबसे पहले समझो 1885, 89, 90, 1917। तो याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में। सबसे पहले तो समझ लो 28 दिसंबर 1885। और करी किसने थी? ए ओ ह्यूम ने, एलन ऑक्टिम ह्यूम ने की थी। पहली अध्यक्षता कौन करते हैं? याद रखना व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं, ये हम सभी को पता है। ठीक है, फिर आते हैं बदरुद्दीन तहजी भी करते हैं मुस्लिम में, और अंग्रेजों की देखें तो जॉर्ज यूल हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्न हमारा ये नहीं बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना शुरू कब किया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसको बता देता हूँ, 1889 में। और 1917 में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। दूसरी महिला बनी थी, अगर भारत में पहली बोलेंगे तो सरोजनी नायडू, और दूसरी महिला अगर पूरे कांग्रेस अधिवेशन की दूसरी महिला तो सरोजनी नायडू। ठीक है, कानपुर अधिवेशन 1925। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को जरा सा आप लोग याद रखेंगे। अब देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में सेफ्टी 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 वॉल्व वॉल्व थ्योरी, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने दी है? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दी हुई है, और इनकी एक पुस्तक भी है यंग इंडिया, जिसका प्रकाशन 1916 में अमेरिका से हुआ था। इस चीज़ को जरा सा आप याद रखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे को दोस्तों। ठीक है, हाँ, अब 1889 में अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो याद रखना
सर विलियम वेडरबर्न अंग्रेज अध्यक्ष थे। वैसे अंग्रेज पहले अध्यक्ष जो हैं वो जॉर्ज ह्यूल हैं, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं का सही काल अनुक्रम क्रम से इंगित करता है। ठीक है, ये कुछ घटनाएं हैं, इनको लगाना है हमने। मार्ले मिंटो सुधार, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव, जलियांवाला बाग त्रासदी। तो दोस्तों ये प्रश्न तो मुझे लगता है कि आप देखते ही बना लेंगे अगर आपको सन इनकी घटनाओं से संबंध में पता हो। मार्ले मिंटो सुधार 1909 का है, मार्ले मिंटो सुधार। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का है, 13 अप्रैल 1919 का। लॉर्ड इरविन समझौता, ठीक है, महात्मा गांधी और किसके बीच होता है ये, इरविन के संबंध में 5 मार्च 1931 में, ठीक है। और अगस्त प्रस्ताव कब आता है, 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1940। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। अब मैं थोड़ी सी बता दूं आपको कि लॉर्ड इरविन समझौता जो था, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसी के साथ हुआ था, जिसको हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। 5 मार्च 1931 को होता है ये, गांधी और इरविन के संबंध में होता है। इसमें क्या हुआ था कि नमक कानून जो इन्होंने किया था महात्मा गांधी जी ने, उसको मान लिया गया था कि भाई नमक पे कानून बन चुका है, जो हर कोई नमक बना सकता है। जो भी उसमें विद्रोही थे या जो भी उसमें बंदी थे उन सबको माफ़ कर दिया जाएगा, है ना। ये चीज़ें इसमें रखी गई थी। और इसमें क्या चीज़ नहीं मानी गई थी, तो याद रखना, जो फांसी थी किसकी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनकी फांसी के लिए क्या ने मना कर दिया था, लॉर्ड इरविन ने, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। और अगस्त प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1940 को पेश हुआ है, वो पेश किसने किया था, लिन लिथगो ने पेश किया था। और उन्होंने भी एक बात बोली थी, क्या बात बोली थी, अल्पसंख्यक वर्ग की सहमति। मतलब आप कुछ भी करते हैं संविधान के संबंध में तो अल्पसंख्यक वर्ग की सहमति का होना जरूरी है। इसीलिए तो मुस्लिम लीग को फायदा हुआ। मुस्लिम को क्या फायदा हुआ, इस चीज़ को समझो, क्योंकि हर चीज़ में जो भी बात आती थी मुस्लिम लीग बोलते भाई हमें ये नहीं करना, हमें ये नहीं करना, इस तरीके से नहीं है। तो इसीलिए होता है क्या है कि वो धीरे धीरे सब चीज़ का बहिष्कार करने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता भी होनी वहाँ पे बहुत ज़रूरी थी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले चौथे प्रश्न की तरफ। भारत छोड़ो प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, जेबी कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव, ठीक है। अब एक ही चीज़ समझ लो जरा सा, इस चीज़ को समझेंगे किसको, भारत छोड़ो। अगर आंदोलन में एक बात है याद रखना, करो या मरो का नारा किसने दिया, करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 8 अगस्त 1942 को। कहाँ से, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। कौन से, कहाँ से, ग्वालियर टैंक मैदान से। इस चीज़ को जरा सा याद रखना आप, ठीक है। और इसी को दमन के लिए अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन जीरो। क्या था दोस्तों, ऑपरेशन जीरो। ये फैक्ट मैं तुम्हें हल्के फैक्ट नहीं दे रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। इसीलिए सबसे पहले महात्मा गांधी को जब नज़रबंद किया गया था तो कहाँ रखा था, आगा खां पैलेस में। इस चीज़ को, पुणे में ये पैलेस है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, या भारत छोड़ो जो आंदोलन होता 42 का, तो महात्मा गांधी को कहाँ नज़रबंद कर दिया गया था, कहाँ जेल में रखा था, तो पुणे में आगा खां पैलेस में रखा था यहाँ पे। इस चीज़ को जरा सा याद रखना। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही ऊषा मेहता ने बम्बई से कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। किसने किया था रेडियो प्रसारण, तो याद रखना कांग्रेस रेडियो प्रसारण किसने किया था, तो ऊषा मेहता ने। बहुत बारीक सी चीज़ें बता रहा हूँ। और मुस्लिम लीग ने और सीपीआई ने, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, कम्युनिस्ट ने, और जो मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया था, साथ नहीं दिया था। इस चीज़ को भी जरा सा आप लोग ध्यान में रखना दोस्तों। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में किसने अनुशंसा की, भारत छोड़ो प्रस्ताव की, तो अनुशंसा किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। बाकी डिटेल ज़्यादा हम नहीं कराएंगे, इतनी काफ़ी है। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की। चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सन्याल, मास्टर सूर्यसेन और बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, जिन्हें अशांति, भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय अशांति का जनक कौन है, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों अब याद रखना, इन्हें भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है, तो याद रखना वैलेंटाइन सीरोल ने। किसने कहा था ये, वैलेंटाइन सीरोल की एक पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट एक पुस्तक आई थी, तो उसी में इन्होंने लिखा था
कि भारतीय अशांति का जनक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, वैलेंटाइन सीरोल। और हम ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तकों की अगर बात करते हैं तो आपने गीता रहस्य सुना होगा, आर्किटिक होम ऑफ द वेदास इनकी पुस्तक है, मराठी केसरी, अंग्रेज मराठा इनकी पत्रिकाएं हैं, ठीक है। डेक्कन एजुकेशन की स्थापना करी है इन्होंने, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे को दोस्तों। तो प्रश्न था कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय शांति का जनक वैलेंटाइन सीरोल, ठीक है, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक में लिखा है। अब आ रहा छठा प्रश्न, भारत 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया दोस्तों ये, कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 का था के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? वीणा चटर्जी, उषा मेहता, मातंगनी हाजरा, लक्ष्मी सहगल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मातंगनी हाजरा को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7वीं आ रही है, दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? कौन सी दोस्तों? दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? भीमराव अंबेडकर, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दीन बंधु सार्वजनिक सभा, ज्योतिबा फुले, ठीक है। सत्य शोधक समाज है ना, आपने पढ़ा होगा ज्योतिबा फुले के बारे में। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 8वां प्रश्न, सैयद वंश के सुल्तानों का सही काल अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो खिजर खां, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? मैं बोलता हूं इस चीज को समझना कि सबसे पहले तो 1414 में खिजर खां है, मुबारक शाह जो आते हैं आपके आते हैं 1414 से 21 तक रहते हैं, ये आपके 21 से आते हैं जो कि 34 तक रहते हैं, 21 से 34। ये आते हैं मोहम्मद शाह जो 34 से 45 तक रहते हैं। अब ये आते हैं 45 से 51 तक रहते हैं। अब देखो भैया मैं इसको डालता हूँ खा मोमो अलाउद्दीन। मैं इस तरीके से सैयद वंश का जो वंश याद करता हूँ, खा मोमो, मो और मोहम्मद मुबारक, देखो मुबारक शाह आया, फिर मोहम्मद शाह आया, फिर अलाउद्दीन आया, खा मोमो। तो आपने मोमो से मुबारक को याद रखना है, फिर मोहम्मद को याद रखना है, ठीक है। तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप देखो कूट दिए हुए हैं, इसमें कूट दिए हुए हैं, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वें का सी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्यों? ये देखो 1414 से 1421, ये आपका है 21 से 1434, ये 1434 से 1445, और ये 1445 से 1451। तो आपको पता चल गया ना, एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, और चौथा ये है। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न आ रहा है, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। किसके बारे में दोस्तों? रुद्रमा के बारे में। रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वीय गंग शासकों, देवगिरी के सेउना शासकों को पराजित किया। तो इसमें से सही कथन का चुनाव करना है हमने। एक सही है, दो सही है, दोनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है दोस्तों, ये उसका गलत है। रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। याद रखना, काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। ये वाले बात बिल्कुल सही है, ये फैक्ट इसका गलत है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आया बहुत अच्छा प्रश्न, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सराइस, ये लिखा हुआ है, ये सराय का शब्द का अर्थ है धार्मिक स्थानों को दी गई भूमि जो कर मुक्त थी, किसानों पर लगाए गए कर का प्रकार, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है,
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। सराय मतलब क्या होता है, जहाँ पे स्थान, जहाँ पर रुकते हैं। तो वही बोल रहा है कि तीर्थयात्री, व्यापारी, विदेशी यात्री आदि को स्थायी आवास प्रदान करना, सराय का अर्थ था दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न हमारा बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? पहला देखो क्या बोला, इल्तुतमिश ने सिजदा को बोलते हैं दंडवत, मतलब घुटनों पर झुकना, और तथा पैबोस सम्राट के पैर को चूमना की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की। दूसरा आता बलबन ने चांदी का टका और तथा तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। तो सही कथन हमें इसमें चुनना है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, अगर मैं इस बलबन को यहाँ लगा दूं, इस बलबन को मैं लगा दूं यहाँ बलबन, और इस इल्तुतमिश को लगा दूं यहाँ, तो ये दोनों फैक्ट हो जाते सही। लेकिन ये क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे गलत, उस चीज़ को जरा सा समझना। जो बलबन था उसने सिजदा और पैबस वाली प्रथा चलाई थी, खुद को जिल्ले इलाही की उपाधि ली थी उसने, ईश्वर का प्रतिबिंब माना था खुद को। वहीं पर अगर हम इल्तुतमिश की बात करते हैं तो भारत में अगर देखें शुद्ध इल्तुतमिश की बात में सुन लो ये सभी लोग, भारत में शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला पहला शासक है। शुद्ध अरबी सिक्का कौन? इल्तुतमिश। और चांदी का जो टका चलाया था इसने, चांदी का टका ये 175 ग्रेन का था। कितने ग्रेन का था दोस्तों? 175 ग्रेन का था इसका वजन। और बलबन ने ना इसी टके को, ठीक है, इसको ही सोने में कन्वर्ट किया था और उसका वजन भी क्या रखा था? 175 ग्राम ही रखा था। और इल्तुतमिश ने अपने पहला ऐसा दिल्ली शासक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। कौन? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार के पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे को, ज़्यादा समय लेना नहीं है हमने। तो हमारे दोनों फैक्ट गलत हैं क्योंकि वो राजाओं का नाम इनने ऊपर नीचे कर रखा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न आ रहा है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? भुक्ति विषय वीथी ग्राम, विषय भुक्ति वीथी ग्राम। तो दोस्तों वीति भुक्ति विषय ग्राम, तो इसका सही आंसर क्या जा रहा है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। जो सबसे बड़ा क्षेत्र होता है उसे भूति बोलते हैं, उससे जो छोटा होता है भूति के जो पार्ट होते हैं नीचे को उसे बोलते हैं विषय, और विषय से छोटे को बोलते हैं वीथी, और वीथी जो सबसे छोटा होता है उसे बोलते हैं ग्राम। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो गुप्तकालीन की प्रशासनिक इकाइयाँ हैं ना, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी भी जाती हैं। कैसे पूछी जाती है कि राजा की तीसरी आंख किसको कहते हैं? गुप्तकाल में सचिव को कहते थे या मंत्री को कहते थे। अगर हम गुप्तकाल के मंत्री पदों का देखें और उनका कार्य देखें तो इस प्रश्न में थोड़ा सा समय लग जाएगा आपको, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसे महाबलाधिकृत, जो साम्राज्य की सेना का सेनापति होता था इसमें। महादंड नायक कौन होता था? युद्ध व सैन्य, जो भी सैन्य सुविधा होती थी या सैन्य जो भी होती था, सैन्य से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो कौन देखेगा? महादंड नायक करेगा। ठीक है। अब महाप्रतिहार क्या होता है? सम्राट के प्रति राजप्रसाद की रेख देख करने वाला क्या होता है? महाप्रतिहार। महासंधि विग्रह कौन था? जो युद्ध के बाद की जो संध्या देखता था उसे महासंधि विग्रह कहते थे। और दंडपासिक, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दंडपासिक, ये याद रखना भैया, दंडपासिक गुप्त काल में किसको बोलते हैं? दंडपासिक। जो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था गुप्त काल में उसे दंडपासिक कहते थे। ठीक है। अगर हम महापक्ष पटलिक कहें तो लेखा विभाग का अधिकारी होगा। महामहीपीलपति की बात करते तो हाथी से नियंत्रण व संचालन वाला अधिकारी। ठीक है, इसको याद रखना आप। और इसको बोलते थे कूटक, गुप्त वंश में इसको कूटक बोलते थे। ये जो सारे फैक्ट चल रहे हैं, मानता हूं कि ये चीजें तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आएगी, दोबारा देखो, इसको रोक के देखो। ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं ये। और गुप्त काल में जो विदेशी वस्तुओं पर कर लगता था ना, उसे भूतावाद प्रत्यय कहते थे। विदेशी वस्तुओं पर लगने वाला कर को क्या बोलते थे? याद रखना, भूतावाद प्रत्यय। ये कौन सा कर था? जो विदेशी वस्तुओं में लगता था गुप्त काल में, इसको कर को इस नाम से जाना जाता था। उपज का छठा भाग कर में लेते थे ये। कौन? आप गुप्त काल वाले। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको मैं छोटे में नहीं समझा सकता, कोशिश करूंगा थोड़ा सा तुम्हें समझाने की। वैसे तो निम्नलिखित में कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? वेसर शैली क्या है, मैं एक चीज़ तुम्हें समझा देता हूँ दोस्तों। देखो, जो उत्तर भारत है ना, यहाँ पे तो चलती है, देखो इसमें 3 शैलियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती है? द्रविड़ होगी,
वेसर होती है और एक होती है नागरी। जो ऊपर होती है नागरी, मध्य वाली होती है वेसर और नीचे वाली द्रविड़। ठीक है, इस चीज को तो बोला वेसर शैली का उदाहरण है होय सलेश्वर मंदिर, कंडारिया महादेव मंदिर, श्री राम मंदिर अयोध्या। उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न था निम्नलिखित में कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है होलेश्वर मंदिर, और ये वेसर शैली का है। साथ ही साथ आप याद रखना मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ मंदिर, रामेश्वर मंदिर, और अपना जो भी मंजिल कैसी होगी, कैसे इसको समझे, पिरामिड नुमा वाली जो भी शिखर होंगे वो याद रखना द्रविड़ शैली के उदाहरण होंगे। ठीक है, और उनकी दीवारों के चारों तरफ, मंदिर के चारों तरफ दीवार होंगी, तो वहां पर क्या मंदिर होगा, याद रखना द्रविड़ होगा। अगर चारों तरफ दीवार नहीं है, ऊपर छत ऐसे लेंटर वाला है, तो याद रखना वो वेसर शैली होगी। अगर ये ऐसे चौंच वाला है, इसमें बिल्डिंग ही बिल्डिंग बहुत सारी मंजिलें हैं, तो वहां समझ लेना द्रविड़ शैली का उदाहरण होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14 प्रश्न आ रहा है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भौभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। नाटककार, दार्शनिक, जैन सत, मंदिर वास्तुकार। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है नाटककार, क्योंकि ये जब आप पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ेंगे कभी हिंदी साहित्य में, तो आपको वहाँ पे ये मिलेंगे जरूर, ये नाटककार हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है हमारा 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न बहुत बढ़िया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है। याद रखना दोस्तों, प्रस्तावना में आज तक बस एक ही संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। जब प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े हैं, एक ही हुआ है संशोधन प्रस्तावना में, लेकिन बोला भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। ऑप्शन सी है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक। डी आ रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या जा रहा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करेंगे, फिर समाजवाद की, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक की। तो इसका ये राइट आंसर है। अब आ रहा हमारा 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न हमारा बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न है 16वां, देखते हैं। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। पंचायत का स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग पर्यवेक्षण में होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न तो देखते ही बन गया, आंसर इसका हो जाएगा सी, क्योंकि 21 वर्ष होती है। पहली बात, निर्वाचित प्रत्यक्ष नहीं होता है भैया, अप्रत्यक्ष होता है। अगर जो नगर वाले जो होते हैं वहाँ प्रत्यक्ष चलता है, इतना मैं कह सकता हूँ। अब एक चीज़ समझ के चलना, मेरी थोड़ी सी छोटी सी बात। कैसे बात, इस चीज़ को समझना। जो संविधान में भाग 9 है उसमें पंचायत के संबंध में बात बोली गई है। अनुसूची 11 जो है वो आपकी पंचायत राज से संबंध है, उसका ग्रामों से संबंध है उनका। और जो 11वीं अनुसूची जुड़ी है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जुड़ी थी, जिसमें पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पंचायतों के अनुच्छेद अगर देखें तो 243, याद रखना दोस्तों 243 क से ण तक। ठीक है दोस्तों, 243 क से ण तक होता है। अब एक चीज़ समझ के चलना, इसमें कुछ अनुच्छेद होते हैं। कौन से अनुच्छेद हैं इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। 243 का ए की अगर हम बात करते हैं तो ग्राम सभा आती है। ए में क्या आती है दोस्तों, ग्राम सभा। बी में आती है पंचायतों का संगठन। सी में आती है पंचायतों की संरचना। डी में आता है स्थानों का संरक्षण पंचायत में। ई में आता है पंचायत की अवधि। जी में आता है जी फॉर जीनियस, शक्ति, पंचायत की शक्ति, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, ये सब चीज़ें आती हैं। एच में आता है, एच मतलब होता है हैंड, एच का होता है हैंड, और कर मतलब भी होता है हाथ। तो एच से बना हाथ और कर से बना हाथ, तो मतलब कहने का मतलब है 243 एच के अंतर्गत आता है कर आरोपित करने की शक्ति। ठीक है, जो ग्राम पंचायत है वो कौन सा कर ले सकती है, अधिरोपित करने की शक्ति उनके पास कौन कौन से कर की, जैसे कि तुमने देखा होगा मेला कर ग्राम सभा लेती है। आई में आता है वित्तीय स्थिति में पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। तो याद रखना आई से इनकम, और राज्य पंचायत में वित्त आयोग का गठन। वित्त मतलब पैसा, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। जे में आता है लेखाओं का परीक्षा। के अंतर्गत आता है निर्वाचन, और एल के अंतर्गत आता है
संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना, और लास्ट में ओ है, देखो मैं और को छोड़ रहा हूँ, ओ मैं बता रहा हूँ, निर्वाचन से संबंधित जो भी मामले होंगे उनके न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन, मतलब कि वो निर्वाचन ग्राम पंचायत के जो चुनाव में कुछ गड़बड़ होती है तो उसके लिए चुनाव आयोग है, ना कि उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे अनुच्छेद दोबारा भी सुन सकते हैं आप इस चीज़ को, तो समय कम है, नहीं तो ये टॉपिक तो थोड़ा सा समझा के चलने वाली चीज़ें हैं। केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? बहुत बड़ा प्रश्न आया, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर है 7वीं अनुसूची। याद रखना 7वीं अनुसूची। और ये जो वैधानिक शक्तियों की बंटवारे की बात बोली है, अगर मैं तुम्हें अनुच्छेद बताऊं तो 246 अनुच्छेद होता है इसका। कौन सा अनुच्छेद होता है दोस्तों? 246, जिसमें कितने विषय बनाए गए हैं? 7वीं अनुसूची में कितने विषय बनाए गए हैं? 3 विषय बनाए गए हैं। एक है संघ, ठीक हो गया, एक है राज्य। नई चीजें बताऊंगा, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं विषय बताऊंगा, ये चीजें बताऊंगा, ये तो हमें पहले से पता है, लेकिन पूरा सुनना, पता चलेगा कि नई चीजें मिली हैं। तीसरी है देखो समवर्ती। देखो संघ सूची में सबसे पहले जो कानून होता है वो केंद्र बनाती है, और इसमें कितने विषय थे? पहले इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में कितने हैं? 100 हैं, है ना। अब देखो राज्य के अंतर्गत पहले कितने थे? 66 थे, वर्तमान में कितने हैं? 61 है, मतलब कि यहाँ से कम हुए हैं। तो दोस्तों याद रखना, अब देखो होता क्या है कि 42वां संविधान संशोधन होता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, जिससे कि 5 विषय से कट जाते हैं। 5 विषय कौन कौन से थे? ये मैन है देखो हमारे लिए, शिक्षा नंबर 1, दूसरा है वजन या माप, ठीक है, वजन या माप। तीसरा क्या है? जंगल। चौथा है न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन। 5वां है जंगली जानवर या जानवरों का संरक्षण। ये 5 विषय यहां से हटाकर दोस्तों समवर्ती सूची में डाल दिए। और समवर्ती सूची में कितने विषय थे? पहले कितने थे? 48 विषय, अब कितने हो गए? 52 विषय हो गए इसके द्वारा, है ना। अब याद रखना एक बात क्या लिखी है, याद रखेंगे कि मान लो राज्य सूची में जो विषय रखे हुए हैं उसमें भी अनुच्छेद 249 के तहत केंद्र कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 में क्या बोला है कि राज्य में अगर आपातकाल लगा है तो उससे संबंधित विषय में भी संसद कानून बना सकती है। तो याद रखना अनुच्छेद 249 में क्या बोला है? संसद बना सकती है कानून। और 50 में बोला क्या कि आपातकाल के दौरान भी वो कानून बना सकती है। 249, 250 आपको नए पता चीज चली होगी, 246 आपको नया पता चला होगा, 5 कौन कौन से विषय हैं वो आपको नहीं पता चली होगी। याद रखना संविधान में समवर्ती सूची को, जो 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के विषय थे वर्तमान में 52, इन्हीं को संविधान का धूसर क्षेत्र कहा जाता है। याद रखेंगे इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ रहा है 18वां, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है डिग्री, अध्यादेश, समादेश और अधिसूचना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा समादेश। अब देखो कई लोग बोलेंगे यार अध्यादेश और समादेश तो सेम है, लेकिन याद रखना अध्यादेश क्या होता है? जब राष्ट्रपति किसी चीज पर अपनी राय देता है तो एक प्रकार से सूचना जब देता है तो उसी को होते हैं अध्यादेश। लेकिन समादेश क्या होता है? कुछ करने से रोकने के लिए कानूनी आदेश देना, वो क्या होता है? समादेश होता है, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है क्या? समादेश, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में आप सभी को पता होगा कि मौलिक अधिकार कितने भाग में है? भाग 3 में आता है। 12 से 35 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। कौन सा हटा? संपत्ति का हटा। किस संविधान संशोधन से हटा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा है? कानूनी अधिकार है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 300A में आता है। किस भाग में आता है? 12 या फिर 13 में ये आता है दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और प्राकृतिक कर्तव्य। ये बड़ा पेचीदा क्वेश्चन आया है इसमें। तो इसका आंसर क्या गया दोस्तों? इसका आंसर गया है इसमें ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है मौलिक कर्तव्य। जबकि ये मौलिक अधिकार में भी मिलते हैं, नीति निर्देशक तत्व में भी ये मिलते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या? ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर गया है।
अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों 20वां प्रश्न है, भारत ध्वज संहिता के प्रावधान के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है। भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में कौन सा प्रभारी है। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो या सुप्रीम कोर्ट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, भारतीय मानक ब्यूरो दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आया है 21वीं और बहुत अच्छा प्रश्न आया है 21वां प्रश्न में देखते हैं जल्दी जल्दी। तो दोस्तों क्या बोल रहा है कि कौन सा इसमें युग्म गलत है। तो आप सभी पढ़ लेंगे, भारतीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब कि बी। ये इसका गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पे देखो एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में ना होकर शिमला में है। कहाँ है दोस्तों, शिमला में है। अब याद रखना शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो जोधपुर में है ना, ये 1987 में बना। कब बना दोस्तों, 1987 में। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करते हैं, ये कब बना, शिमला में 7/7। ठीक है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जो जोरहाट में है आपका असम में, ये बनता है 1988 में। कब बनता है दोस्तों, 1988 में, ये असम में है। अब है उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जो कि मध्य प्रदेश में है, ये भी कब बनता है, 1988 में बनता है। ठीक है दोस्तों। वर्षा और उष्ण, देखो वर्षा वन और उष्ण वन, उष्ण कटिबंधीय वन, तो दोनों का सन देखो 88। एक मध्य प्रदेश में गर्मी बहुत होती है तो वहाँ उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान है। जोरहाट असम में वर्षा अच्छी होती है तो वर्षा वन अनुसंधान संस्थान है, लेकिन बने दोनों 88 में ही है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की हम बात करते हैं तो जोधपुर 1887 है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला में 1977 है। तो आपको यह प्रश्न अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न आ रहा है, भारत में कोयला कूट है इसमें, तो उसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। देखो प्रश्न का लेवल इतना खतरनाक आ रहा है, मजा आ रहा है प्रश्न देखकर। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही काल क्रम के अनुसार से व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले एक चीज समझ के चलना, क्या बोल रहा है आपके लिए, जो इसमें पहला आ रहा है, रानीगंज में कोयला का प्रथम उत्पादन कब होता है, मैं आपको बता देता हूँ 1774 में। कब होता है, 1774 में। और कोल इंडिया की स्थापना कब हुई है, 1975 में। ठीक है। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1972 में। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, ठीक है, ये कब आया, 1956 में। अब आपको पता चल चुका होगा 1 2 3 4, एक देखो 1 4 3 2, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना कोल इंडिया कब बना, कोल इंडिया, कोल 75 में बना। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1972 में हुआ। कोयला राष्ट्रीयकरण विकास निगम कब आया, निगम विकास निगम 1956 में आया। रानीगंज में कोयला का प्रथम उत्पादन 1774 में किसने किया, मैमर्स, सैमुरैन व हिल्टी, क्या नाम है इसका, हिल्टी, इस तरीके से एक नाम आया हुआ है, इन्होंने इसका किया था दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारी थे ये। अगला प्रश्न बनता है 23वां प्रश्न आ रहा है, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर जिप्सम नमक जस्ता भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान, इसका ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है इसमें, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, नगर की जनसंख्या 30.7%, 31.2%, 31.8%, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाने वाला है, 31.2%। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था 31.2%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक, 25वां प्रश्न है, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, लिनस पॉलिंग, आर्थर वैनबर्ग, रिचर्ड फेनमैन, निकोला टेस्ला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है रिचर्ड फेनमैन को नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या आ रही है हमारी 26 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, रेखीय गति संरक्षण,
गार्दी का अवधारणा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी, रेखीय गति संरक्षण का उसमें सिद्धांत कार्य करता है। अगला प्रश्न आ रहा है, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है, 27वां प्रश्न, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, भूकंप की तरंगों के रिकॉर्ड के लिए। तो याद रखना दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। 28वां प्रश्न आ रहा है, सोलर सेल निम्न में किसके बने होते हैं? अतिचालक, अर्धचालक, कुचालक, चालक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धचालक के। सोलर सेल किसके बने होते हैं? अर्धचालक के बने होते हैं। ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है कहलाती है, आप सभी जानते हैं, अम्लीय वर्षा। याद रखना मेरे दोस्तों, अम्लीय वर्षा का केंद्र किसके बोलते हैं? मैनचेस्टर, इंग्लैंड को बोलते हैं। और अम्लीय वर्षा के बारे में सबसे पहले जो दृश्य या जानकारी जो दी थी वो दी थी रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। किसने दी थी? रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने दी थी। इसमें होता क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं या फिर गंधक बनाते हैं, जो क्या होता है, तेजाब का काम करती है और वो कहीं ना कहीं अम्लीय वर्षा के रूप में बरसती है। और अम्लीय वर्षा को अम्लीय वर्षा नाम जो दिया गया था 1972 में मिला था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरणों में निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? सोडियम, थोरियम, रेहोडियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या जाने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर है रेहोडियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन C++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, उसको क्या? फास्फोरस, बोरान, पोटेशियम, सल्फर। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। Ca के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कौन है? फास्फोरस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? मछली, अंडा, दाल, सब्जी। किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो दोस्तों अंडा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पेडोलॉजी पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा, ट्रोफोलॉजी पोषण का अध्ययन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेडोलॉजी जो होता है जीवों का जीवाश्म का अध्ययन नहीं होता, जबकि मिट्टी का अध्ययन होता है। याद रखना किसका अध्ययन? मिट्टी का अध्ययन। और मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस। याद रखना 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब हुआ था? तो 2015 को यूएनओ ने 2015 को मृदा वर्ष घोषित किया था। 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन होता है, एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन होता है। एक चीज और याद रख लेना, एंथ्रोपोलॉजी आ गया तो मानव और मानव समाज का अध्ययन होगा दोस्तों। एंथ्रोलॉजी में फूलों का अध्ययन है ना, फ्लोरिकल्चर भी होता है, वैसे एंथ्रोपोलॉजी भी होता है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है? मानव व मानव समाज का अध्ययन भी होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 36वां प्रश्न देखते हैं, या 34वां। अच्छा, किस शैवाल में आयोडीन की प्राप्ति होती है? किस शैवाल से? सारगैसम से, लेमिनेरिया से, रोडीमेनिया प्लाटमा से, प्लमाटा से और कॉडरस से। तो इसका राइट आंसर है लेमिनेरिया से। लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। 35वां प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित, क्या बोला है? निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस H2O विस्थापित करती है? कौन सी धातु को या कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Mg, Cu, Pt, Hg। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैग्नीशियम। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था और कब किया गया था? 1968 में। कब किया था दोस्तों? 1968 में। एक नोबेल भी मिला था, नोबेल पुरस्कार किनको?
प्रोटीन संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षार के संश्लेषण के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कब मिला था उनको नोबेल पुरस्कार? 1968 में मिला था। किनको? हरगोविंद खुराना को, जीन के संश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न है रिपीटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? स्लाइलैक्स, नीरियम, नेपेथेंस और नेफेंथेस एकेसिया। तो राइट आंसर इसका सी है, नेपेंथेस जो है कीट को खाता है दोस्तों, ऐसा पौधा है। 38वां प्रश्न है निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से सिलियक रोग होता है? कौन सा रोग दोस्तों? सिलियक रोग हो जाता है। विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन के। तो दोस्तों ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो समय कितना हो रहा है, समय का बहुत बड़ा रोल है। ओ समय बहुत ज़्यादा हो गया है तो नहीं बता पाऊंगा मैं। इनके रोग और इनके रासायनिक नामों के, एक ही वैज्ञानिक नाम जो भी होते हैं इनके, एक ट्रिक बताता आपको सारे याद हो जाते हैं, बट समय बहुत कम है। 39वां प्रश्न हमारे क्या बोल रहा है? कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसे तरल पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? जीव द्रव्य, बहिर्द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पादपों की विभिन्न प्रजातियों को दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? जीन बैंक, इन विट्रो जीन बैंक, फील्ड जीन बैंक, क्रायो बैंक। पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इन विट्रो जीन बैंक। ठीक है, लंबे समय तक रखना हो जीवों की प्रजाति को संरक्षण, तो इन विट्रो जीन बैंक। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 41वां पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? 2002, 2003, 2004, 2010। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2002 में। अगला प्रश्न आ रहा है बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? प्रश्न था बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास निम्नलिखित में कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो सोलो मॉडल, वकील और ब्रह्मानंद मॉडल, लुईस मॉडल, हैरिस टोडरो मॉडल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हैरिस टोडरो मॉडल। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 42वां प्रश्न। ये इनके चित्रकारी और राज्य से संबंध है इनका। तो 43वां प्रश्न में देखो दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो मधुबनी चलता है बिहार में, लेपाक्षी चलता है आपका आंध्र प्रदेश में, और पट्टचित्र चलता है उड़ीसा में, और वारली चलता है महाराष्ट्र में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न बोल रहा है फिलिप्स वक्र निम्नांकित में किसके मध्य सह संबंध स्थापित करता है? कौन सा? फिलिप्स वक्र। ठीक है दोस्तों, कर और मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, मुद्रा आपूर्ति और कुल मांग, उत्पादन का मूल्य और लागत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? राइट आंसर इसका बी है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा फिर से मिलाने वाला। तो दोस्तों मिलाने वाला ये है, तो इसका राइट आंसर क्या जा रहा है आपका? इसका राइट आंसर अभी मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं आपको मिलाने की कोशिश करता हूँ कि कहलगांव कहाँ है? बिहार। कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं, याद रखना ये, और राज्य में अवस्थित हैं। कहलगांव कहाँ है? बिहार में। और आपका खगरौन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और आपका कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और कुड़गी कहाँ है? कर्नाटक में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुस्तक आ रही है, बहुत 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 महत्वपूर्ण पुस्तक आई है, 46वें नंबर की पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? मुझे एक मिनट देंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों 46वां प्रश्न आ रहा है। 46वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। स्टामक। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन लिखी है। के.एम. कीन्स ने जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी लिखी है। गुन्नार मिर्डल ने एशियन ड्रामा लिखी है। कार्ल मार्क्स ने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन लिखी है। तो दोस्तों इसमें गलत जोड़ा हमें बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46। क्यों कि ये पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जो पुस्तक है ये लिखी किसने है? डेविड ने, डेविड रिकार्डो ने लिखी है ये पुस्तक दोस्तों। तो ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखना। जे.एम. कीन्स को जो जरूर याद रखेंगे। ये तो इतनी बार पूछ लिए सबको रट गई है,
और ये भी सबको रट चुकी है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किसके, जेम किन्स की है। और डेविड रिकार्डो ने लिखे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। अगला प्रश्न आ रहा हमारा दोस्तों, AFSPA पहली बार कहाँ लगाया, मणिपुर में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, 7 पूर्वोत्तर राज्य में। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ये इसे यहाँ पे लगाया हुआ था। आप जानते ही हैं ये क्या था, इसके संबंध में इरोम चानू शर्मिला जिन्होंने 16 साल का भूख हड़ताल करी थी, आप सभी जानते होंगे, जिन्हें मणिपुर की आयरन लेडी भी बोलते हैं, ठीक है, उसके संबंध में बताइए। इसमें है क्या कि आप किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर भी मार सकते हो। जो सेना को पूरा छूट रहती है कि किसी व्यक्ति पर शक है तो एकदम ऑन द स्पॉट वो उस पर शूट भी कर सकता था। इस तरीके से इसमें कानून था दोस्तों। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया, 1959, 1961, 1965, 1963। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताएंगे सभी लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1963 में। 19 प्रश्न आ रहा है 49वां, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित कौन शामिल नहीं है, सहकारी बैंक, वाणिज्य पत्र, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ट्रेजरी बिल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक शामिल नहीं है भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत। कौन शामिल नहीं है, तो सहकारी बैंक है, वाणिज्यिक पत्र हैं, ट्रेजरी बिल है। अब आ रहा हमारा कौन सा प्रश्न, 50वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है, नृत्य के लिए, शराब के लिए, बुनाई के लिए, ये सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बुनाई के लिए। पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है, बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आज के प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।